हेलो दोस्तों, आर्केडियन सीरीज के एक नए अध्याय में आप सभी दोस्तों का तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त सिरांश और आज हम बात करेंगे साम्राज्य के विकास की। साम्राज्य के विकास की बात हो और मौर्य साम्राज्य का नाम ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मौर्य साम्राज्य का इतिहास में अपना अलग ही महत्व है, अलग ही पहचान है। मौर्य वंश के स्थापना की बात की जाए तो 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार ने न केवल मौर्य साम्राज्य को सुरक्षित रखा, अपितु उनकी सीमाओं का भी वृद्धि किया। इस वंश के सबसे महान, सबसे ताकतवर राजा अशोक थे। इनकी गणना न केवल भारत में अपितु विश्व में महान शासकों में की जाती है। और दोस्तों, बौद्ध धर्म को विश्व में इतना लोकप्रिय करने में इनका अनंत योगदान रहा है। अशोक के उत्तराधिकारी की बात करें तो इनके उत्तराधिकारी अयोग्य और निकम्मे साबित हुए हैं। मौर्य वंश के अंतिम शासक की बात करें तो उनका नाम बृहद्रथ था, जिनकी हत्या पुष्यमित्र संघ ने किया था। तो बात करते हैं कि हमें इनकी जानकारी, इनके वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है। तो उसके लिए कुछ पुस्तकें हैं, जैसे कि मेगास्थनीज की इंडिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस और पुराणों से मिलती हैं। वैसे तो चंद्रगुप्त के प्रारंभिक जीवन के बारे में कोई खास जानकारी नहीं प्राप्त है, परंतु चंद्रगुप्त का जन्म 345 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। बौद्ध साहित्य के हिसाब से बात करें तो चंद्रगुप्त को मौर्य जाति का क्षत्रिय बताया गया है और चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास का प्रथम महान सम्राट था। दोस्तों, अगर बात हो रही हो चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उनके गुरु और मंत्री की बात ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उनके बिना चंद्रगुप्त मौर्य अधूरे से थी। अगर चंद्रगुप्त के पास ताकत थी तो उनके गुरु के पास, उनके मंत्री के पास बुद्धि थी। बिना दोनों के संयोग से ये अधूरे से थे। हम बात कर रहे हैं विष्णुगुप्त की, जिसे इतिहास में हम चाणक्य के नाम से जानते हैं। चाणक्य नामक ग्राम में पैदा होने के कारण इन्हें चाणक्य तथा कुटिल गोत्र के होने के कारण इन्हें कौटिल्य कहा जाता था। इनकी शिक्षा की बात करें तो इन्होंने अपनी शिक्षा जो है तक्षशिला में पूरी की। उसके बाद जब वह शास्त्र में पारंगत, नीति निपुण में राजनीतिज्ञ और बहुत सी विधाओं में महापंडित हो गए। परंतु दोस्तों, इनका स्वभाव बहुत उग्र था, कुरूप तथा क्रोधी स्वभाव के थे ये। एक बार जब विष्णुगुप्त भ्रमण करते हुए पाटलिपुत्र पहुंचा, जहां उन दिनों घनानंद राज्य करता था, तो उसने दानशाला में चाणक्य को प्रबंधक नियुक्त किया, परंतु अपने कटु स्वभाव के कारण इनको अपमानित करके वहां से निकाल दिया गया। चाणक्य ने अपने अपमान का प्रतिशोध लेने तथा नंद वंश का नाश करने की प्रतिज्ञा ली, कसम। यही प्रतिज्ञा चंद्रगुप्त मौर्य को सैनिक से राजा बनने के मार्ग को प्रशस्त करती है। साथ ही दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक जो ग्रंथ लिखा था, उसके 15 भागों तथा 180 उपभागों में बांटा गया है, जिसमें लगभग 6000 श्लोक हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि सफलता की पहली सीढ़ी असफलता से ही प्रारंभ होती है
उसी तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने जब सर्वप्रथम मगध पर आक्रमण किया तो वहाँ वे असफल रहे, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों को मगध से भागना पड़ा। लेकिन दोस्तों, इस हार ने उनको एक सबक सिखाया और पुनः वह अपनी सेना को इकट्ठा करने में लग गए और अब वह सीमांत क्षेत्रों के राज्यों की ओर से बढ़ना आरंभ किया। इस समय तक सिकंदर की मृत्यु हो चुकी थी और पंजाब में विद्रोह आरंभ हो चुका था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए चंद्रगुप्त ने पंजाब में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी, साथ ही साथ यूनानियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया और इस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य को विजयी मिली। हारे हुए यूनानी यहाँ से भागने लगे। कहानी के द्वारा दोस्तों आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि पंजाब की विजयी इनकी पहली विजयी थी, परंतु दोस्तों मगध पर विजयी अभी भी बाकी थी। चाणक्य का प्रतिशोध अभी भी बाकी था। पहली जीत की खुमारी सैनिकों के सर पर चढ़ी हुई थी। तभी मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आक्रमण शुरू हुआ और ये आक्रमण पंजाब से कई गुना ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि सेनाओं में आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी और इस आक्रमण में मगध सम्राट घनानंद मारा गया और सफलता चंद्रगुप्त मौर्य के हाथ लगी। इस सफलता के बाद चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर भारत का स्वामी बना और इसी वर्ष चाणक्य ने मौर्य का राज्याभिषेक करा दिया। राज्याभिषेक के बाद कई और युद्धों के साक्ष्य मिलते हैं, जैसा कि इन्होंने सेल्यूकस से युद्ध किया। पश्चिम भारत और दक्षिण भारत के बारे में हमें मुद्रा राक्षस से पता चलते हैं कि इनकी सीमा कहाँ तक थी। बौद्ध साहित्य के अनुसार बात करें तो 24 वर्ष सफलतापूर्वक शासन किया। जैन साहित्य के अनुसार अपने जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त ने अपना राजकाज अपने पुत्र को सौंपकर जैन धर्म स्वीकार कर लिया। जैन भिक्षुक भद्रबाहु के साथ मैसूर चला गया और वहीं पे 298 ईसा पूर्व में अपने प्राणों को त्याग दिया। तो आर्केडियन सीरीज की ये पहले पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।